अस्सलाम वालेकुम। तो आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद। कैसा लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी और कानूनी मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। गुज़िश्ता रोज मखसूस नशस्तों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पीटीआई इन नशस्तों से महरूम हो गई। इजाफी नशस्तों के साथ हुकूमत इत्तेहाद ने 336 रुकनी ऐवान में 237 नशस्तें हासिल कर ली हैं, जो 2/3 अक्सरियत यानी 224 नशस्तों से ज्यादा है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा कि हमारे अरकान को आजाद करार नहीं दिया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हमारे अरकान सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के तस्वुर होंगे। उन्होंने यह भी वाजे किया कि मखसूस नशस्तों पर एमएनएस का नोटिफिकेशन हो चुका था और किसी ने चैलेंज नहीं किया था। दीगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने भी कहा है कि इस फैसले ने अवामी मैंडेट की तस्दीक की है। इससे पहले गुज़िश्ता दिनों वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली मीन गंडापुर और इमरान खान के अहले खाना के दरमियान भी इख्तलाफात की बातें सामने आई थी। अलीमा खान ने सूबाई क़यादत पर तनकीद करते हुए कहा था कि मेरा ख्याल है माइनस इमरान खान हो चुका है। अगरचे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपोजिशन को हुकूमत के साथ मिल बैठने की पेशकश की है, लेकिन पीटीआई ये मौक़िफ़ दोहराती आई है कि वह हुकूमत से नहीं बल्कि इस्टेब्लिशमेंट से बात करेगी। गुज़िश्ता रोज DGISP लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने एक इंटरव्यू में कहा कि फौज सियासी जमातों से बात करने में दिलचस्पी नहीं रखती। अब साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पीटीआई की जो खैबर पख्तूनख्वा में सूबाई हुकूमत है उसके लिए भी खतरात बढ़ गए हैं और अपोजिशन हुकूमत तब्दीली की धमकियां देने लगी है। केपी असेंबली में अपोजिशन लीडर डॉक्टर इबादुल्ला ने सूबे में तब्दीली की बात करते हुए कहा कि साबित करेंगे कि ये केपी हुकूमत का आखिरी बजट है। उन्होंने ये दावा भी किया कि तहरीक इंसाफ के लोग खुद अपनी ही पार्टी पर एतमाद खो चुके हैं। अपोजिशन लीडर के इस बयान के बाद सूबे में सियासी दर्जा हरारत बढ़ने का भी इम्कान है, खास तौर पर ऐसे वक्त में जब मखसूस नशस्तों के अदालती फैसले के बाद ऐवान में नंबर गेम गैर यकीनी सूरत हाल इख्तियार कर चुकी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस सारी सूरत हाल को कैसे देखती है? क्या वाकई खतरात बढ़ रहे हैं, खासतौर पर खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के लिए? रऊफ हसन साहब मेरे साथ मौजूद है, सीनियर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनसे इस हवाले से बात करते हैं। रऊफ हसन साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। रऊफ हसन साहब, ये जो तासुर है कि अंदरूनी मामलात खराब है, सियासी और कानूनी मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं, तो क्या वाकई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कोई हालात अच्छे नहीं और ये तासुर दुरुस्त है? थैंक यू रहमान, वेरी काइंड ऑफ यू। देखिए जब से खान साहब की हुकूमत को डिसमिस किया, 3 साल से ज्यादा का अरसा हो गया, तो ये मुश्किल कम नहीं हुई है, बढ़ती जा रही है। और बड़ी सिंपल सी वजह भी इसकी है कि जब तमाम हुकूमत का, रियासत का एक ही सिर्फ ऑब्जेक्टिव हो कि आपने पीटीआई को ख़त्म करना है, पार्टी को ख़त्म करना है, तो वो फिर रियासत के बड़े इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, बड़े इम्प्लीमेंट्स होते हैं उनके पास इस्तेमाल करने के। और उससे भी बदतर बात यह है कि जब रियासती इदारे जो है वो सब उसका एक हिस्सा बन जाए, तो फिर तो बात जो है वो हदूद तलांग जाती है। और जो कि इस लेटेस्ट जजमेंट में जो कि रिजर्व सीट्स के बारे में थी, जिस तरीके से इंसाफ और कानून के तकाज़ों को, आइन के तकाज़ों को पामाल किया गया, वो सबके सामने है। मैं बिल्कुल आपकी बात से एग्री करूंगा कि मुश्किलात हैं हमारे लिए, लेकिन वो मुश्किलात जो है जो एक्सटर्नल है वो तो हमारे कंट्रोल से बाहर है। वो तो करने वाले जो है वो दूसरे लोग हैं, हुकूमती लोग हैं, वो कर रहे हैं। जो इंटरनल मुश्किलात का जिनका आपको रेफरेंस दिया है, उसकी वजह मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ एक है कि खान साहब के साथ हुकूमत जो है वो मुलाकात की इजाज़त नहीं दे रही, और ये इसके बावजूद कि आइन इसकी इजाज़त देता है, कानून इसकी इजाज़त देता है, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का लार्जर बेंच है, उसका ऑर्डर भी मौजूद है कि एक शेड्यूल के मुताबिक का मुलाकात करवाने दी जाए, करवाएं, अरेंज कर, लेकिन नहीं हो रहा। जो कम्युनिकेशन है खान साहब के साथ वो वर्चुअली खत्म हो गई है। उसकी वजह से इनडिसिशन है थोड़ी सी, जिसकी वजह से जिसका एक इंप्रेशन जो आप लोगों तक जा रहा है कि जी मुश्किलात हैं या डिवीजन है, वो डिवीजन सिर्फ और सिर्फ वो डिवीजन का लफ्ज़ तो खैर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा कि वो जो मुख्तलिफ आ रहा है, जब वो खान साहब के पास जाती है तो फिर वो अपना फैसला करते हैं। लेकिन रऊफ साहब, इसका मतलब है कि ये तमाम मामला खान साहब के साथ ना होने वाली मुलाकात से जुड़े हुए हैं, तो फिर ये भी बात सवाल है कि क्या पार्टी के अंदर सलाहियत नहीं है कि मुलाकात नहीं होगी या खान साहब से बात नहीं होगी तो पार्टी नहीं चल सकती?
नहीं, मैं ये नहीं कहूंगा जी। पॉलिटिकल कमेटी मौजूद है, कोर कमेटी मौजूद है, वो फंक्शन कर रही है, फैसले भी होते हैं, लेकिन फैसले की रेटिफिकेशन खान साहब से लेते हैं ना, ये एक सिस्टम रहा है। अब हम ये लुकिंग इनटू इट और देख रहे हैं कि इसको कैसे फंक्शनल करना है। अब खान साहब के साथ अगली जब भी हमारी मुलाकात होगी, मेरी तो नहीं होगी क्योंकि मेरे तो 35-36 हफ्ते हो गए हैं, सियासी कायदीन की तो मुलाकात नहीं हो रही। अब तो सिर्फ वकला कोई वकील को इजाजत दे देते हैं, कभी कभी नहीं देते। तो वो जब जाएंगे तो उनके साथ हम मैसेज उनको भेजेंगे और एक ऐसा सिस्टम जो है वो बनाने की कोशिश करेंगे जिसमें कि अगर मुलाकात उनके साथ नहीं होती तो उसके बावजूद भी वो चलता रहे, फैसले होते रहे, इम्प्लीमेंट होते। अच्छा, और रऊफ हसन साहब, ये जो रिजर्व सीट्स का फैसला आया है, क्या इसके बाद तहरीक इंसाफ खतरा महसूस करी है? खासतौर पर जो अपोजिशन लीडर हैं खैबर पख्तूनख्वा में, उन्होंने भी एक बयान दिया है। तो ये जो केपी की नंबर गेम के हवाले से बात हो रही है, तो क्या वाकई कोई खतरा है तहरीक इंसाफ की हुकूमत को? देखिए, लाजमी बात है उनके पास नंबर्स आ गए हैं और मतलब बिल्कुल हंसने वाली बात तो ये है कि एक पार्टी जिसके पास एक सीट है और उसको 2 रिजर्व सीटें मिल गई हैं। ये आप अंदाजा कर लीजिए कि ये है कानून का जिस तरीके से भौंडे तरीके से मजाक उड़ाया गया है। तो लेट्स बी क्लियर अबाउट वन थिंग, इस मुल्क में आज आइन, कानून या जमहूरियत नाम की कोई चीज मौजूद नहीं है। ये ख्वाजा आसिफ साहब के अपने स्टेटमेंट के मुताबिक ये एक हाइब्रिड सिस्टम है जिससे तमाम स्टेक होल्डर्स खुश है। तो आइन खत्म, कानून खत्म, जमहूरियत खत्म, हाइब्रिड सिस्टम वेलकम, उसके मुताबिक ये मुल्क को चलाया जा रहा है। बिल्कुल नंबर्स गेम जो है वो उनके पास है और जैसा कि मैंने पहले अर्ज किया है कि वो कोशिश तो उनकी यही है कि पीटीआई को भी खत्म किया जाए और ये कि हमारी हुकूमत जो केपी में है उसके ऊपर भी वो धावा बोलने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस वक्त तक वो किसी पार्टी के बंदे को तोड़ नहीं सके हैं, 3 साल कोशिश के बावजूद तोड़ नहीं सके हैं। जैसे टूटे हैं 2-4, वो आपको पता है कैसे टूटे, लेकिन वो तोड़ नहीं सके हैं। और जो हमारी हुकूमत की रिमूवल में जो उसमें शरीके कार बने थे पैसे और मुराद लेके, वो सियासी जनाजे बन चुके हुए हैं और जो हमें छोड़ेगा वो भी सियासी जनाजा बन जाएगा। तो देखिए, मुल्क के हालात चेंज तो होने हैं ना। ये एक सिस्टम जो है जिसको ख्वाजा साहब हाइब्रिड सिस्टम कह रहे हैं, ये सस्टेनेबल तो है नहीं है। तो चेंज होगा तो लाजमी बात है जो एक पॉलिटिकल वर्कर है वो मुस्तकबिल के ऊपर नजर रखता है। लेकिन रऊफ हसन साहब, जो पार्टी के लिए आने वाला टाइम है, पार्टी एहतजाज करना चाहती है, वो भी नहीं हुआ, हुकूमत को टफ टाइम देना चाहती है, पार्लियामान के अंदर बाहर ऐसा लग रहा है वहां पर भी कुछ नहीं हो रहा, खान साहब की रिहाई के साथ भी यही मामला है। तो क्या पार्टी की ऑप्शंस लिमिटेड होती जा रही हैं? देखिए, श्रिंकेज है, नंबर्स की श्रिंकेज है, लाजमी बात है। कल को एक बहुत बड़ा तकरीबन कोई 80 की करीब सीटें थी जो कि हमारी उन्होंने लेके उनको उनकी बंदर बांट की है बाकी पॉलिटिकल पार्टीज में। एक बड़ा एक ग्रीवस किस्म का ये मकाम है हमारे लिए, सबके लिए, पूरी कौम के लिए, कि किस तरीके से आइन और कानून की धज्जियां बिखेरी जा रही हैं, किस तरीके से इंसानियत और अखलाकियात को कमाल किया जा रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसके ऊपर मेरा ख्याल है कि मीडिया को भी अटेंशन देनी चाहिए। लेकिन मैं अर्ज कर रहा हूँ कि मुश्किलात हैं, बिल्कुल मुश्किलात है, लेकिन मुश्किलात पिछले 3 साल से हम बर्दाश्त कर रहे हैं, सस्टेन कर रहे हैं, जुल्म और जबर बर्दाश्त कर रहे हैं। तो ये भी गुजर जाएगा, दिस टू शैल पास। ये चीजें जो है ये इटर्नल तो होती नहीं है। आपको लगता है हो जाएगा? ये जो कल का फैसला है, इस हवाले से रऊफ हसन साहब ये भी बहस है कि कहीं ना कहीं इस फैसले के आने में तहरीक इंसाफ की अपनी जो लीगल टीम है या जो मुकदमा था तहरीक इंसाफ का लीगल स्टांस था, उसकी भी कमजोरी है। देखिए, कोई इनफैलेबल कोई नहीं होता, गलतियां सबसे होती है। लेकिन यही इसी केस के बारे में, इसी पोजीशन के बारे में 13 रुकनी बेंच जो बना था उसने फैसला हमारे हक में दिया था। तो लेट्स पुट इट दिस वे कि ये जो फैसले होते हैं ये कोर्ट्स में नहीं हो रहे, ये फैसले कहीं और हो रहे हैं। 26वीं आईनी तरमीम के बाद कोर्ट्स जो है वो खत्म हो चुकी हुई है, सुप्रीम कोर्ट खत्म हो चुकी है, डायकोटमी ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका हुआ। अब सिर्फ एग्जीक्यूटिव और सिर्फ एग्जीक्यूटिव वही फैसले करती है अपनी पसंद के जजेस जुडिशियल कमीशन के जरिए, जहां उनको न्यूमेरिकल सुपीरियरिटी है, ये जो अपनी पसंद के जजेस अपॉइंट करवाते हैं, उनसे अपनी पसंद के फैसले लेते हैं। दैट इज व्हाट इज हैपनिंग। तो दिस हैज टू चेंज। हमारी जो जद्दोजहद है वो इसके खिलाफ होनी चाहिए, वो कॉन्स्टिट्यूशन, आइन और कानून की रिवाइवल के लिए होनी चाहिए। हमारी जद्दोजहद जो है वो जमहूरियत की रिवाइवल के लिए होनी चाहिए और वो उसके ऊपर हम बिल्कुल कारबंद हैं। और ये जो हमारी जो मुल्क की एहतजाज की तहरीक थी वो खान साहब ने खुद आगे की थी बिकॉज ऑफ द सिचुएशन इन द रीजन एंड इन पाकिस्तान। तो अब वो उनके बारे में फैसला करेंगे कि उसको कब से शुरू करना है। तो इंशाल्लाह ताला
उसको हम एक पुरअमन तहरीक जो है वो पूरे मुल्क में शुरू करें। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया। रऊफ हसन साहब हमारे साथ मौजूद है। प्रोग्राम में भी एक ब्रेक शामिल करें, वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सिंतास मुआहदे पर आलमी सालिसी अदालत ने पाकिस्तान के मौकिफ की तायीद कर दी है। भारत ने आज सालिसी अदालत की कार्रवाई मुअत्तल करने की इस्तदा की थी, जिससे मुस्तरद कर दिया गया। आलमी अदालत ने अपने फैसले में यह कहा है कि भारत को सिंतास मुआहदा मुअत्तल करने का कोई हक हासिल नहीं। अदालत के फैसले में यह कहा गया है कि अदालत ने सिंतास मुआहदे का बगौर जायजा लिया है। मुआहदे में कहीं भी यकतरफा तौर पर इसे मुअत्तल करने की शिक शामिल नहीं। फैसले में यह भी कहा गया है कि सिंतास मुआहदे में कोई भी फरीक यानी भारत यकतरफा तौर पर किसी भी मसले के हल के लिए सालिसी की कार्रवाई को रोक नहीं सकता। रमजान अप्रैल के महीने में पहलगाम में होने वाले हमले के बाद भारत ने सिंतास मुआहदे को मुअत्तल करने का ऐलान किया था। आलमी सालिसी अदालत ने 16 मई को दोनों फरीकैन से इन हालात के मुमकिना कानूनी असरात पर अपना तहरीरी मौक़िफ़ पेश करने की दरख्वास्त की थी। हुकूमत पाकिस्तान ने इस फैसले का खैर मकदम किया है। हुकूमत ने आलमी अदालत के सिंतास मुआहदे के हवाले से फैसले में पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद करने और भारत के यकतरफा तौर पर इसे मुअत्तल करने के इक़दाम को मुआहदे की रूह से गैर कानूनी करार देने को सराहा है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी कहा है कि नरेंद्र मोदी ये चाहता है कि आने वाली नस्लों को पानी पर लड़ाए और हमें ये कबूल नहीं। अब ये जो फैसला आया है इसके असरात क्या होंगे, इस हवाले से प्रोग्राम के हिस्से से में बात होगी। ये फैसला सिंतास मुआहदे से जुड़े जो कानूनी मामला हैं उन पर किस तरह से असरअंदाज होता है। अहमद बिलाल सूफी साहब माहिर बैन अल-अक़वामी क़वानीन वो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से बात करते हैं। अहमद बिलाल सूफी साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सूफी साहब सबसे पहले तो ये जरा समझाइएगा कि ये जो अवार्ड है ये क्या है और इसकी कानूनी हैसियत जो है उसके क्या असरात क्या होंगे, ये सिंतास मुआहदे से जुड़े जो कानूनी सवालात हैं उन पर। जी बहुत शुक्रिया रेहान। पहले तो ये समझ लीजिए कि ये जो है सप्लीमेंटल अवार्ड है, यानी इसको आप कह लें कि इंटरम ऑर्डर है। और ये इस तरह से इसकी डेवलपमेंट हुई कि जब ये मैटर पेंडिंग था और पाकिस्तान ने ये परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में भी ये मामले को लेकर गया हुआ था पाकिस्तान कुछ सालों से, और साथ साथ न्यूट्रल एक्सपर्ट के सामने भी ये मामला पेंडिंग था। तो जब ये होल्डिंग इन अबेंस का नोटिस इंडिया ने दिया और ऐलान किया तो उसके बाद फिर कोर्ट ने और खुद कोर्ट ने ये चीज़ महसूस की कि इस ऐलान का लीगल असर पेंडिंग प्रोसीडिंग्स पे क्या है उसका मुआयना करना ज़रूरी है। तो कोर्ट ने एक प्रोसीजरल ऑर्डर नंबर 3 इशू किया जिसमें अपने ऊपर ये टास्क लिया कि दोनों मुल्कों से पूछे कि वो क्या अपना मौक़िफ़ रखते हैं इस अनाउंसमेंट पर या इस डिक्लेरेशन ऑफ होल्डिंग इन अबेंस जो इंडिया की जानिब से आई है। तो पाकिस्तान ने उसके जवाब में काफ़ी तो पाकिस्तान ने काफ़ी तफसीली दलाइल दिए और काफ़ी रिटन अपनी जवाबात फाइल किए और उसमें 2 या 3 जवाब फाइल किए, कुछ सप्लीमेंट्री जवाब फाइल किया उसके। लेकिन इसके बरखिलाफ इंडिया की जानिब से मुकम्मल खामोशी रही और कोर्ट ने इसको रिकॉर्ड किया है अपने अवार्ड की जो 30 पेज का अवार्ड है कि इंडिया ने बिल्कुल खामोशी रखी, कोई रिस्पांस नहीं आया, कोई उनकी जानिब से पेश नहीं हुआ और ना ही किसी ने बॉदर किया टू फाइल एनी रिप्रेजेंटेशन या किसी नौयत का जवाब टू एक्सप्लेन कि होल्डिंग इन अबेंस का क्या मतलब है। सो इफेक्टिवली इंडिया ने उस प्रोसेस से बाहर कर लिया है। अच्छा, लेकिन ये जो भारतीय मौक़िफ़ है, अगर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, उन्होंने इसको रिस्पॉन्ड नहीं किया, तो जो भारतीय मौक़िफ़ है और ख़ास तौर पर अगर ये मामला किसी और लीगल फोरम पर जाता है, वहां पर इस अवार्ड के या इस अवार्ड में जो कुछ कहा गया है क्या उसकी कुछ लीगल सिग्निफिकेंस है? जी बहुत ज़्यादा लीगल सिग्निफिकेंस है, बिकॉज इस फाइंडिंग ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तारीफ कर दी है और ये बड़ा बेंच होता है जिसने ये यूनानिमसली होल्ड किया है कि पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है कि होल्ड इन अबेंस का असर पेंडिंग प्रोसीडिंग्स में नहीं होगा, ये कंटिन्यू करेंगी, ये चलेंगी। तो ये चीज़ बड़ी अहम है और साथ साथ कोर्ट ने ये भी ऑब्जर्व किया है कि होल्डिंग इन अबेंस की कोई प्रोविजन मौजूद नहीं है और कस्टमरी लॉ के नीचे इस नौयत के मुआहदों को होल्ड इन अबेंस नहीं किया जा सकता। ये ब्रॉड ऑब्जर्वेशन दी है, लेकिन
उन्होंने कंटिन्यू किया। अगर वो इंडिया का मौकफ मानते तो चाहिए ये था कि ये प्रोसीडिंग्स पर रोक दी जाती इस बुनियाद पर कि इंडिया ने चूंकि होल्ड इन अबेंस किया है तो हर प्रोसेस इस ट्रीटी के अंदर जो है वो होल्ड इन अबेंस हो जाएगा बशमूल लीगल प्रोसेस के और फोरम्स के जहां ऑलरेडी ये मामला पेंडिंग है। वो डिक्लाइन कर दिया गया इंडिया का मौकफ। सो इस लिहाज से देखा जाए तो पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी जीत है जो लीगली डॉक्यूमेंट हुई है, और ये पहली मर्तबा है कि होल्डिंग इन अबेंस के ऊपर एक तो मौकफ था पाकिस्तान का, ये कह लें पाकिस्तान का लीगल ओपिनियन था, पाकिस्तान ने वो मौकफ अक़वाम मुत्तहिदा में मुख्तलिफ जगहों पे किया। ये एक ऑब्जेक्टिव फोरम ने, बड़े ऑथेंटिक मोतबर फोरम ने, जिसकी ग्लोबल स्टैंडिंग बहुत ज्यादा है, जो आईसीजे से भी पुराना है, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, और ये कई दिहाइयों से काम कर रहा है। सो उसका एक बड़ा आई वुड से एक ऑथेंटिक डिसीजन आ गया है जिसमें ये कहा गया है कि होल्डिंग इन अबेंस की जो प्रोविजन ऑफ फ्रेमवर्क है ये गलत है और इसका कोई असर पेंडिंग प्रोसीडिंग्स पे नहीं होता। ठीक है, तो अब इससे पाकिस्तान की जो लीगल पोजीशन है वो भी मजबूत हुई है, लेकिन इसमें अमर बिलाल सूफी साहब जो दीगर मामलात हैं जो इसके साथ जुड़े हैं, जो जिनका ताल्लुक भारतीय हट धर्मी के साथ है, मिसाल के तौर पर डेटा शेयरिंग उन्होंने रोक दी थी, इंडस वाटर कमिश्नर्स की जो मीटिंग थी वो नहीं हो रही थी, तो आपको लगता है कि अब कहीं इंडस वाटर ट्रीटी के अलावा ये जो छोटे मामलात हैं ये भी लीगल फोरम्स पर जा सकते हैं और यहाँ पर पाकिस्तान कुछ और रूलिंग या कुछ और जो है वो इस तरह की जो है वो कोर्ट से जो कहा जाता है वहां पर जो है वो कोई रूलिंग आ सकती है इस मुआहदे के हवाले से, वो रास्ते भी खुलते हैं पाकिस्तान के लिए? जी, वो रास्ते खुलते तो हैं, लेकिन जिस तरह आपने खुद इस प्रोसेस में देखा कॉन्डक्ट ऑफ इंडिया कि इंडिया ज्वाइन ही नहीं कर रहा, तो पाकिस्तान वो प्रोसेस शुरू भी करता है और करना भी चाहिए। कोई हर्ज नहीं है, पाकिस्तान के पास जो लीगल अवेलेबल एवेन्यूज हैं सबको अवेल करना चाहिए, लेकिन जो जुडिशियल प्रोसेस है मैं उसमें असेस ये कर रहा हूँ बेस्ड ऑन द कंडक्ट इन दीज प्रोसीडिंग्स कि इंडिया शायद ज्वाइन ना करे तो फिर पाकिस्तान के पास क्या इशू रह जाएगा। तो इसलिए पाकिस्तान को एक अल्टरनेटिव स्ट्रैटेजी, लीगल स्ट्रैटेजी पे भी काम करना है कि कैसे वो दुनिया के लोगों को ये बावर करवाए, दुनिया की पावर्स को, अक़वाम मुत्तहिदा के परमानेंट मेंबर्स को, उनके कैपिटल्स में कैसे इस चीज़ को बावर करवाया जाए कि अगर इंडिया ये एब्रोगेशन को विड्रॉ नहीं करता तो इसके मुज़मरात क्या हैं। जिस तरह अभी आपने सुना कि उन्होंने कहा कि हम एक नहर बनाएंगे चेनाब से और वो नहर जो है वो राजस्थान तक जाएगी। सो अब ये तो थ्रेट अनाउंस हो गया, ये सामने आ गया, ये तो बहुत स्पेसिफिक हो गया है। पहले तो ये था कि पाकिस्तान कह सकता था कि हमें शक है या हमें डर है, नहीं रोकेंगे, लेकिन अब तो वो डर ट्रांसलेट हो गया इनटू वेरी स्पेसिफिक स्टेप्स। तो लिहाजा पाकिस्तान को इन चीजों को सामने रख बताना चाहिए कि हमें पाकिस्तान। लेकिन इसमें अहमद बिलाल सूफी साहब जो सबसे बड़ा आर्गुमेंट इंडिया की तरफ से दिया जाता है वो बायलैटरलिज्म का है, और ये चीज शिमला मुआहदे के हवाले से भी की जाती है, कश्मीर के हवाले से भी, और सिंतास मुआहदे के ये दो मुल्कों का मामला है, दो मुल्क की जो है वो इसको देखेंगे। आपके ख्याल में ये जो इस तरह के अवार्ड्स हैं या रूलिंग अगर कोई आती है उसका क्या असर पड़ सकता है? क्या ये उसको ओवरराइड करता है उस बायलैटरलिज्म को जिनके तहत ये मुआहदे किए गए हैं? नहीं जी, ओवरराइड नहीं करता, बिकॉज देखिए ये सिर्फ बायलैटरल इशू नहीं रहा, ये एक पूरा बेसन है, एक ज्योग्राफिकल इकाई है सब कॉन्टिनेंट का, जो ये इलाका है ना, जिसमें कुछ हिस्सा चाइना का भी है, हिंदुस्तान का भी है, पाकिस्तान का भी है। ज्योग्राफिकल इकाई के तौर पर इसको बेसन कहा जाता है, और बेसन के जो लीगल ट्रीटमेंट्स होते हैं वो ग्लोबली एंड इंटरनेशनल वाटर लॉ आइडेंटिकल एक ही तरह से होते हैं। बल्कि हो सकता है गोइंग फॉरवर्ड अगर इस पे बात आगे बढ़ती है कि इसकी कोई अमेंडमेंट ये वो जो भी इंडिया की जानिब से भी आया, इस वक्त तो मामला सस्पेंडेड हैं, लेकिन अगर उस तरफ मामला जाता है तो फिर एक स्टेक चाइना का भी हो सकता है, बिकॉज चाइना से ही ओरिजिनेट कर रहा है। और जितने दुनिया के रिवर्स हैं, मीकोंग ले लें, नाइल ले लें, डैन्यूब ले लें, जिन जिन इलाकों से गुजरते हैं, और इसी तरह जो पाकिस्तान के और खदशात हैं जो डैम बनाने के डिसप्रोपोर्शनेट रिक्वायरमेंट की बेस पर बन रहे हैं, पाकिस्तान का मौकफ ये है कि तो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने के इम्कानात रखते हैं, तो पाकिस्तान को 3 साल का मौका दिया जाए बजाय 6 महीने। इंडस वाटर ट्रीटी में तो 6 महीने का है ना कि आपने इंजीनियरिंग ड्राइंग दूसरी साइड को प्रेजेंट करनी है। मेरा व्यू ये है कि हमें उसमें अगर उस सूरत में हम उस तरफ जाते हैं तो 3 साल जो है कम से कम पाकिस्तान को मांगने चाहिए कि हम इतराज भी करना चाहते हैं जब आप लैंड एक्वायर कर रहे हैं। लैंड एक्विजिशन एक्ट के नीचे इंडिया के जब आप एक बॉन्डेज के लिए, एक हाइड्रो प्रोजेक्ट के लिए लैंड एक्वायर कर रहे हैं, उसकी फंडिंग कर रहे हैं, उसके टेंडर्स फ्लोट कर रहे हैं, दैट इज द टाइम व्हेन वी नीड टू ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन कि क्यों ये आपको बनाना जरूरी है, या आपकी हाइड्रो मैच नहीं कर रहा है, एंड सो ऑन। सो मेरे कहने से मुराद ये कि ये जो अभी अवार्ड आया है सप्लीमेंटल अवार्ड, ये पाकिस्तान को बहुत सपोर्ट करता है तमाम पोजीशंस में,
जो गोइंग फॉरवर्ड पाकिस्तान मुख्तलिफ जगहों पे ले सकता है और लेनी चाहिए। राइट, ठीक है, बहुत शुक्रिया। आमिर बिलाल सूफी हमारे मौजूद थे, माहिर बैन अल-अक़वामी क़वानीन बात कर रहे थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करें, वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुज़िश्ता रोज़ सवात में जो एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया, उस हवाले से अब प्रोग्राम में कुछ बात हो जाए। सानिया सवात में जान भाग होने वाले अफराद की तादाद 11 हो गई है। इस अफसोसनाक वाक़े की तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमेटी कायम करते हुए गफलत और नाकिस कारकर्दगी पर 4 आला अफसरान को मुअत्तल किया गया है। सानिया सवात के बाद खैबर पख्तूनख्वा की जो सियासी क़यादत है और इंतज़ामी अफसरान, उन्होंने मुश्तरका तौर पर कुछ अहम फैसले किए हैं। एक तो चीफ सेक्रेटरी ने कहा है कि रिवर बेड में हर किस्म की माइनिंग पर पाबंदी आयद कर दी गई है और रिवर बेड में कायम होटलों समेत हर किस्म की तजावुजात के खिलाफ कार्रवाई का फैसला किया गया है। दूसरी तरफ चीफ सेक्रेटरी जो हैं खैबर पख्तूनख्वा के, उनका ये कहना है कि मौसम की खराबी और वक्त की कमी के बायस हेलीकॉप्टर वक्त पर ना पहुंच सका। सोशल मीडिया पर भी खासा शोर है इस वाक़े के बाद। ये जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया, उसकी फुटेजेस सबने देखी। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का यह कहना है कि सानिया सवात पर DC की बजाय वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को मुअत्तल किया जाए, जबकि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने भी तनकीद की है। उन्होंने भी कहा है कि वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को जो है वो इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। उनका यह कहना था कि एमरजेंसी में कोई एक्शन ना लेने पर ये जो वाक़या है इसकी जिम्मेदारी वज़ीर आला पर बराह रास्त आयद होती है और उनको मुस्ताफ़ी जो है वो होना चाहिए। इस हवाले से जो है वो मजीद खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हुकूमत क्या कार्रवाई कर रही है, तनकीद को किस तरह से देख रही है, और साथ ही साथ खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत से जुड़ा एक और सवाल कि आज जो अपोजिशन लीडर ने बयानात दिए और ये जो बात की जा रही है कि मखसूस नशस्तों का फैसला आने के बाद खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को भी कोई खतरा है, तो पेशावर में सियासी तौर पर जो वो क्या हो रहा है, इस पर बात करने के लिए शाहिद हमीद हमारे चीफ पेशावर इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे इस हवाले से बात करते हैं। शाहिद हमीद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शाहिद हमीद साहब, एक तो ये कि ये जो इंतहाई अफसोसनाक वाक़या सवात में पेश आया, इसके बाद अब मुअत्तलियां हुई हैं, लेकिन इस वाक़े के हवाले से डिटेल्स क्या मजीद सामने आई हैं और हुकूमत क्या वाकई कार्रवाई कर रही है इस वाक़े के तनाजुर में और वहां पर जो है जिस तरह से कहा जा रहा है? जी बहुत शुक्रिया रहमान साहब। यकीनन ये एक निहायत ही अफसोसनाक और नाखुशगवार वाक़या है जो कल पेश आया है, और ज़ाहिर है कि इस पर जितना भी अफसोस का इजहार किया जाए वो कम है। देखिए, कल इन्होंने 3 ऑफिसर्स उन्होंने 4 ऑफिसर्स सस्पेंड किए और आज डिप्टी कमिश्नर को भी उनके ओहदे से हटाया गया है। साथ साथ चीफ सेक्रेटरी ने आज वहाँ विजिट किया और उन्होंने तमाम तर जो मामलात हैं उनको उन्होंने वहाँ पे देखा और हिदायत जारी की। लेकिन इस वक्त सबकी नज़रें इस वक्त इस बात पर लगी हुई हैं कि पॉलिटिकली जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, वज़ीर आला साहब हैं, वो क्या कार्रवाई करने जा रहे हैं। असूली तौर पे तो लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि फौरी तौर पे जो कंसर्न मिनिस्टर हैं रिलीफ के, या वो उन्हें उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी या जो दीगर मुतल्लिका हुकाम है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, लेकिन ऐसी कोई सूरत हाल देखने में नहीं आई। हालांकि यहाँ खैबर पख्तूनख्वा में टूरिस्ट पुलिस भी मौजूद है, साथ साथ रेस्क्यू 1122 का इदारा है, दीगर हुकाम मौजूद हैं, लेकिन उस वक्त वहाँ जो सीन था, जो स्पॉट था, वहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं था। असूली तौर पर तो उन तमाम के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, स्ट्रिक्ट कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि अगर किसी को ओहदे से हटा दिया जाए तो ये कोई हल नहीं है, कुछ अरसे बाद वो किसी न किसी दूसरे ओहदे पर आ जाता है। साथ में ये है कि जो कल इंक्वायरी कमेटी बनाई गई प्रोविंशियल इंस्पेक्शन टीम के चेयरमैन की सरबराही में, उन्हें 7 दिन दिए गए। तो 7 डेज बाद ये मालूम होगा कि वो किन के खिलाफ सजेस्ट करते हैं कार्रवाई करने का। अगर वो किसी बड़ी शख्सियत के खिलाफ करते हैं, जो भी करते हैं, उसके बाद मालूम पड़ेगा कि सूबाई हुकूमत कहाँ स्टैंड करती है। लेकिन जो वाक़या हुआ है इसके हवाले से यकीनन तनकीद जारी है। आज भी वहाँ प्रोटेस्ट हुआ है स्वात में, और लोग तवक्को कर रहे हैं कि कोई बड़ा फैसला किया जाएगा और बड़े बड़े फैसले किए जाएंगे ताकि मुस्तकबिल में इस तरह के वाक़यात रुनुमा ना होने पाए। जी, लेकिन शायद इसमें सबसे जो अहम सवाल और जिस पर सोशल मीडिया पर भी खासी बहस है वो ये कि ये जिम्मेदारी किसकी थी। एक तरफ सवात इंतजामिया है, फिर PDMA है, फिर सूबाई
वजारत सयाहत है। तो इस हवाले से हुकूमत इन मामलात को किस तरह से देख रही है और इस पर क्या रद्द-ए-अमल आ रहा है? जी देखिए, आपने बजा फरमाया, ये जिम्मेदारी बहुत से लोगों की बनती है। टूरिज्म डिपार्टमेंट की बनती है, इसमें रेस्क्यू 1122 है, पीडीएमए है, इसमें पुलिस है, जिले इंतजामिया है। लेकिन जैसा कि मैंने अर्ज किया कि जो कमेटी बनी है वो 7 दिनों के अंदर अपनी रिपोर्ट लाएगी और उस रिपोर्ट में इस चीज़ का तयन किया जाएगा कि इसका रिस्पॉन्सिबल इस वाक़े का कौन है, और जो भी होगा यकीनन उसके खिलाफ कार्रवाई के हवाले से भी सजेशन दी जाएगी। तब हुकूमत का असल इम्तिहान होगा कि हुकूमत उनके खिलाफ उस तरह की कार्रवाई करती है या नहीं। क्योंकि आपको याद होगा 2022 में कोहिस्तान में इस तरह का वाकया हुआ था, जब 4-5 भाई जो है स्टक हो गए थे। फिर वो शांगला वाला वाकया आपको याद होगा, जो डॉली लिफ्ट फंस गई थी और हेली के जरिए कुछ लोगों को रेस्क्यू किया गया था। लेकिन ये तमाम वाकयात ये साबित करते हैं कि वाकया होता है, कुछ अर्से बाद सब भूल जाते हैं और फिर उस अंदाज में मुनासिब तरीके से कार्रवाई नहीं की जाती। असल प्रॉब्लम लेकिन देखिए, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर शायद हमीद साहब, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर पिछले 7-8 सालों में हमने देखा है कि टूरिज्म बहुत बड़ी है, बहुत लोग जाते हैं और जो है वो अब तो ये जो वक्त है, ये तो इस सीजन का इसको जो है वो पीक कहा जा सकता है। तो ये जो तैयारियां हैं या वहां पर जो मामलात हैं, ऐसा लगता है कि वहां पर इंतजामिया हो, पुलिस हो, 1122 हो, पीडीएम हो, कोई भी इदारा हो, उसको तो तैयार होना चाहिए ऐसी किसी भी सूरत हाल से निमटने के लिए। जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि टूरिज्म ने काफ़ी एक्सीलेट हुआ है यहाँ पे, और हकीकत भी ये है कि हम ये देखें तो ये जो इलाके हैं, ख़ुसूसी तौर पे मलाकन डिवीज़न है, हज़ारा डिवीज़न है, बहुत से स्पॉट्स है यहाँ पे, और असूली तौर पे तो दरकार ये है कि वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर भी उसी तरह बनाया जाए। लेकिन हम ये देखते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे उस तरह नहीं है, जो सहूलियात है वो नहीं है, इदारे हमें तैयार नहीं मिलते। ये एक बड़ा अफसोस का मकाम है कि जो मुतलका इदारे हैं, जो कंसर्न इदारे हैं, उनकी तैयारी हमें उस तरीके से देखने को नहीं मिलती। ये टाइम है कि वज़ीर आला साहब खुद इसे हेड करें और रिविजिट किया जाए तमाम तर मामलात को, ताकि जहाँ भी कमज़ोरियाँ हैं, खामियाँ हैं, मुश्किलात हैं, उन्हें ख़त्म किया जा सके और आगे अच्छे तरीके से बढ़ा जा सके। क्योंकि अगर इसी तरीके से आगे बढ़ना है तो मेरा ख्याल में फिर तो मुस्तकबिल में भी इसी तरह के नुकसानात होते रहेंगे। ठीक है, और अब मैं जरा सियासी मामलात पर आता हूँ, उस हवाले से भी आपसे सवाल पूछता चलूँ। ये अपोजिशन लीडर क्यों हुकूमत को जो है वो धमकियां दे रहे हैं, और क्या वाकई खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को कोई खतरा महसूस हो रहा है? देखिए रहमान साहब, इस वक्त सूरत हाल ये है कि खैबर पख्तूनख्वा जो असम्बली है, इसका ईवान मजमूई तौर पर तो 145 अरकान पर मुश्तमिल है, लेकिन 25 नशिस्तें खाली हैं, तो इस वक्त 120 अरकान ईवान में मौजूद हैं। 93 जो है वो उसमें पीटीआई और आज़ाद अरकान हैं, जबकि 27 जो हैं वो कंबाइंड अपोजिशन है। जो पीटीआई के हैं वो 58 हैं और 35 इंडिपेंडेंट्स हैं। जो अपोजिशन लीडर साहब डॉक्टर इबादुल्ला ने जो बात की है वो इसी हवाले से की है कि ये जो 25 मजीद नशिस्तें इन्हें आएंगी, 21 खवातीन की और 4 मिनॉरिटीज़ की, उससे इनकी टोटल स्ट्रेंथ हो जाएगी 52। और हुकूमत साजी के लिए हाउस में जो सिंपल मेजॉरिटी है वो बनती है 73 पर, तो ये 21 नशिस्तें सिर्फ कम रह जाएंगी। अब इनकी नज़र ये है कि वो लोग जो हैं तो पीटीआई के, लेकिन उन्होंने शमूलियत इख्तियार नहीं की और वो इंडिपेंडेंट है। इनकी नज़र उन पर है कि अगर वो इनके साथ आ जाएं तो ये जो अली अमीन साहब की जो गवर्नमेंट है उसे टॉपल कर सकते हैं, चेंज ला सकते हैं। इसी हवाले से उन्होंने आज ये बात की, गवर्नर से भी मुलाकात की। और लेकिन असल प्रॉब्लम ये है कि कल रात स्पीकर साहब ने जो खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास जो कि एडजर्न किया गया था उसे प्रोरोग कर दिया है, गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया है, ताकि जो नए अरकान है वो हलफ ना ले पाएं। इससे पहले भी हुआ था, गुज़श्ता साल जब पिशावर हाई कोर्ट ने फैसला दिया था तो 3-4 माह तक नए मेंबरान से हलफ नहीं लिया गया था। अब भी वही सूरत हाल है और यही हमें जो मालूमात हैं कि 3-4 माह तक इस मामले को लटकाने की कोशिश की जाएगी ताकि नए अरकान हलफ न लें, और तवक्को यही है कि ये मामला भी अदालतों में जाएगा। एक मरतबा फिर अदालतें ही इस हवाले से इंटरवीन करेंगी और ऑर्डर करेंगी कि नए अरकान से हलफ लिया जाए। लेकिन यकीनन अगर हुकूमत ना भी बदले तब भी हुकूमत के लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि एक अपोजिशन स्ट्रांग पोजीशन में आ जाएगी और वो टफ टाइम देगी हुकूमत। जी
अच्छा, ठीक है, बहुत शुक्रिया। शाहिद हमीद हमारे ब्यूरो चीफ जो है वो हमारे साथ मौजूद थे और बात कर रहे थे। एक तो सवात में जो वाक़या पेश आया, उसके बाद इस वक्त हुकूमत ने इंक्वायरी और जो बरतरफियाँ की हैं उस हवाले से बता रहे थे। फिर साथ ही साथ जो पॉलिटिकल चैलेंजेस हैं वहाँ पर वज़ीर आला के लिए, उस पर भी बात कर रहे थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करें, वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। शुमाली वजीरिस्तान के इलाके मीर अली में सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर एक खुदकुश हमला किया गया। ISPR के मुताबिक खुदकुश हमलावर ने बारूद से भरी एक गाड़ी फोर्सेस के काफिले को जो है वो उस गाड़ी से निशाना बनाने की कोशिश की और काफिले के आगे मौजूद दस्ते ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए इस मंसूबे को नाकाम बना दिया। लेकिन इस जो दहशतगर्दों का हमला था उसमें वतन अजीज के 13 बहादुर सपूत जो है वो शहीद हो गए। ISPR ने अब से कुछ देर पहले अपने एक बयान में कहा है कि दहशतगर्द हमला भारत के आलाकार ग्रोह फितनल खवारिज के जरिए जो है वो किया गया, जिसमें ना सिर्फ फौजी जवान शहीद हुए हैं बल्कि 3 मासूम शहरी भी जख्मी हुए हैं और इन जख्मी होने वालों में 2 बच्चे और 1 खातून भी शामिल है। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ने अब से कुछ देर पहले ये बताया कि सिक्योरिटी फोर्सेज ने इस वाक़े के बाद इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जो है वो शुरू कर दिया और क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान इन खवारिज का ताकुब किया गया, जिसमें शदीद फायरिंग के नतीजे में सिक्योरिटी फोर्सेज ने 14 खारजियों को जो है वो हलाक कर दिया और इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस का जो ऑपरेशन है वो बदस्तूर जारी है। और साथ ही साथ इस अज़्म को भी दोहराया गया है कि ये जो बुज़दिलाना घिनौना हमला जिन लोगों ने किया है इन सब लोगों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। इससे पहले जो है वो आज कराची में एक तकरीब से खिताब करते हुए फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने भी कहा था कि पाकिस्तान हर हाल में अपने दिफा, अपनी खुद मुख्तारी और मफादात का जो है वो दिफा करेगा और किसी किस्म की झिझक जो है वो नहीं दिखाएगा और किसी कीमत पर अपनी धरती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो है वो हम किसी भी कुर्बानी से गुरेज नहीं करेंगे। फील्ड मार्शल ने यह भी कहा था कि भारत जो है वो मार का हक और इसमें होने वाली शिकस्त को कभी नहीं भूल सकेगा और अगर दुश्मन ये समझता है कि पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी पर हमले बर्दाश्त करेगा तो ये उसकी गलत फहमी है। और उन्होंने ये भी कहा कि दुश्मन ने हमारी खुद मुख्तारी को चैलेंज किया है तो इसके नतायज की जिम्मेदारी भी उसी पर होगी। अब ऐसा लगता है कि ये जो वाक़यात है और ख़ास तौर पर ये जो हालिया मीर अली में पेश आने वाला वाक़या है जिसमें सिक्योरिटी फोर्सेस के काफ़िले को निशाना बनाया गया है, ये भी उसी सिलसिले की कड़ी है। बहरहाल वतन के जवानों ने जो है वो जाम शहादत नोश किया है। 13 बहादुर सपूत जो है वो हमारे शहीद हुए, लेकिन उसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने जो है वो इसके बाद जवाबी कार्रवाई भी की और फितनल खवारिज के जो 14 लोग थे, 14 खारजी थे, उनको भी जो है वो हलाक कर दिया है। आज के प्रोग्राम से इतना ही। मेज़बान रहमान अज़हर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।